सेकंड जो पॉइंट आएगा बच्चों, दैट इज आई फॉर इक्टेरस या जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं। ये होता क्या है, इट इज द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा। ठीक है, जो हमारा आई बॉल का वाइट वाला पोर्शन है उसका येलो डिस्कलरेशन हो जाता है ड्यू टू जॉन्डिस। ओके, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ मोर बिलीरुबिन इन आवर ब्लड। ओके, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं वो भी बताएंगे। दूसरा जो है जॉन्डिस को आप और कहाँ नोट कर सकते हो, दैट इज ओवर द स्किन। ठीक है, जैसे पेशेंट की ये स्किन है, आप हाथ देखोगे या फोर आर्म या ठीक है बॉडी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है जॉन्डिस तो स्किन भी येलो टोन में आपको दिखाई देती है। ओके और जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, जैसे हम मुंह खोलेंगे, ठीक है, मुंह के अंदर वाला पोर्शन, ठीक है, वो भी येलो दिखाई देगा। चलो, while examining for icterus, the preferred site is sclera, which is rich in collagen fibers। क्यों हम देखते हैं स्क्लेरा को, क्योंकि वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो येलोनेस को अपने अंदर मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। ओके दे हैव हाई एफिनिटी फॉर बिलीरुबिन। ठीक है, इनकी एफिनिटी हाई होती है बिलीरुबिन के लिए, लीडिंग टू येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा इन जॉन्डिस। ओके, नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन कंसंट्रेशन जो रहती है बच्चों, दैट इज 0.2 टू 0.8 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, ये नॉर्मल कुछ वैल्यू है जो जॉन्डिस की होती है। व्हेन सीरम बिलीरुबिन लेवल्स एक्सीड 2 मिलीग्राम परसेंट, ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट से बढ़ जाता है, ओके, या 2 या उससे ज़्यादा हो, फिर ये जॉन्डिस जो है वो आपको बहुत इजीली फाइंड हो जाता है पेशेंट की बॉडी में, स्क्लेरा में, स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ओके, जॉन्डिस इज सेट टू अपीयर क्लिनिकली। ओके, तो हम चेक कैसे करेंगे, क्या है, आपके जो हैंड्स हैं वही वार्म होने चाहिए, ग्लव्स यूज करने चाहिए। ठीक है, पेशेंट में बोलेंगे आपको स्पेक्स डालो। ओके, तो इसको चेक करने के लिए हम यही थंब से ही चेक करेंगे और एक ही बार में हम दोनों साइड देखेंगे। पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप नीचे की तरफ को देखो। ओके, और आप जो अपर वाले आईलिड्स हैं उसको उठाओगे ऊपर को, ठीक है, लाइक दिस। तो इससे आपको जो मैक्सिमम पोर्शन है वाइट वाला वो क्लियर हो जाएगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को जॉन्डिस है कि नहीं है। नॉर्मली जो क्लेरा है पर्सन का वो वाइट या उसके अंदर थोड़ी ब्लड वेसल्स अगर आपको दिखेंगी वो नॉर्मल कलर होता है। ओके, चलो इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट आता है, दैट इज सी। पिकल का थर्ड जो है, पिकल का है सी, दैट इज साइनोसिस। साइनोसिस होता है क्या, इट इज द ब्लूइश discoloration of the skin and mucous membranes that occurs when the absolute concentration of deoxygenated reduced hemoglobin is more than 5 gram percent। ओके, साइनोसिस में क्या होता है, नीले रंग की या ब्लू कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की या म्यूकस मेम्ब्रेन्स की। ओके, मतलब ओरल कैविटी में। और दैट अकर्स, ये क्यों होता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए, कि हीमोग्लोबिन है वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करती है हमारी बॉडी में, या रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट हो, कितनी, 5 ग्राम से ज़्यादा। मतलब अगर अपन देखिए कि नॉर्मल पेशेंट की जो पर्सन का हीमोग्लोबिन अगर 12 से 14 ग्राम होता है या 16 तक भी होता है, तो उसमें अगर 5 ग्राम से ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इकट्ठी हो जाए, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो उस केस में हमको साइनोसिस दिखाई देता है। ओके, अब साइनोसिस दो तरह का होता है, वन इज सेंट्रल एंड अनदर इज पेरिफेरल। ओके, सेंट्रल वाला हम कहाँ पे चेक करेंगे, इज सीन एट द लिप्स, टंग। एनीमिक और हाइपोवोलेमिक पेशेंट रियरली हैव सेंट्रल साइनोसिस। अब ये हमें सेंटर वाले पोर्शन में दिखाई देगा, ठीक है, जो पेशेंट के लिप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा, टंग दिखाओ, हाँ ठीक है, यहाँ टंग के ऊपर हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाई देगी, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है सेंटर वाला, दैट इज सेंट्रल जॉन्डिस। अब ये कुछ कंडीशन होती है, जैसे अनीमिया है, अगर खून की ही कमी है, ठीक है, उसमें नहीं, मतलब अगर आपको भी हीमोग्लोबिन ही पेशेंट का 5 या 2 ग्राम परसेंट हो तब नहीं दिखाई देगा।
ठीक है। ये तब दिखाई देगा जब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ जाए हमारे ब्लड, ठीक है। तो इसीलिए एनीमिया एंड हाइपोवोलेमिक पेशेंट्स rarely have central cyanosis because severe hypoxia is required to produce the necessary concentration of deoxygenated hemoglobin, okay? क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया होने के बाद ही ये हमें दिखाई देता है। पेशेंट्स विद पॉलीसाइथीमिया कैन बिकम साइनोज्ड एट नॉर्मल आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। जिन पेशेंट में आरबीसी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, उन पेशेंट्स में हमें ये नॉर्मली दिखाई देता है सेंट्रल साइनोसिस जो, ओके। चलो नेक्स्ट आता है पेरिफेरल साइनोसिस। ये आपको दिखाई देगा कहाँ पे? इट इज सीन इन द हैंड्स, ठीक है। ये आपके हैंड्स के अंदर दिखाई देगा, फीट के अंदर दिखाई देगा, जो पेरिफेरल पोर्शन है हमारी बॉडी का वहाँ पे दिखाई देगा, ओके। या फिर ईयर्स में दिखाई देगा, कानों में, ओके। ये बेसिकली जब कोल्ड होता है, ठीक है, मतलब ठंड होती है वेदर, तब भी कई बार हमारे हाथ पैर नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, या ईयर्स, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड में जाते हो, एक्सपोजर टू, ठीक है, वेरी कोल्ड वेदर, feet or ear usually when they are cold. It is also found with central cyanosis but is most often seen with poor peripheral circulation due to shock, ठीक है। ये फिर किन किन केसेस में दिखाई देगा हमको? अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है, ठंड में क्या होता है कि सर्कुलेशन है वो खून हमारा जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, ओके। तो उस केस में जो शॉक है उस कंडीशन में होगा, हार्ट फेलियर की कंडीशन में, या फिर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जो हमारी वेसल्स हैं अगर वो डैमेज हो गई हैं, या फिर रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ओके। रेनॉल्ड फिनोमिना में भी जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट बाइट का एक तरह से समझ लो होता है, तो उस कंडीशन में भी होता है। या फिर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, वेन्स में कोई ब्लॉकेज आ गई है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही उस एरिया को, तो वो एरिया भी नीला पड़ना शुरू हो जाता है, ओके। या फिर होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आपने देखा होगा कि कई लोगों के पेशेंट्स के लेग्स पे ब्लू कलर की वेन्स मोटी मोटी दिखाई देती है, जिसको डीवीटी बोलते हैं, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। वहाँ पे भी ब्लॉकेज हो जाती है और ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई नहीं जाती, तो वो एरिया भी डेड हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है, फिर नेक्रोसिस बन जाता है वो, ठीक है। इस वजह से ये पेरिफेरल साइनोसिस हमें देखने को मिलता है पेशेंट्स में, ठीक है। तो मतलब हमने कहाँ पे चेक करना है? अगर सेंट्रल देखना है तो हम लिप्स पे या टंग पे देखेंगे, पेरिफेरल हैंड्स पे, फीट पे, या ईयर लोब्स पे, ईयर्स पे, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, दैट इज क्लबिंग। क्लबिंग में क्या होता है? क्लबिंग जो है वो हमारे हाथ से रिलेटेड है, हमारे नेल से रिलेटेड है, इट इज द बल्बस एनलार्जमेंट ऑफ द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द टर्मिनल फ्लैंजेस, the tissues at the base of the nail are thickened and the angle between the base of the nail and the adjacent skin of the finger is lost, ठीक है। क्या होता है? हम पेशेंट का फिंगर देखेंगे, नेल देखेंगे, जैसे इनमें तो नॉर्मल है, तो उसके अंदर क्या है, ये जो एंगल है, क्या, इसको जूम करके दिखाओ, ये जो नेल में और जो फिंगर जो है, ठीक है, जहाँ से फिंगर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जो एंगल होता है ये लॉस हो जाता है, नेल जो है वो ऊपर की तरफ को उभर जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ को स्वेल हो जाता है, बल्ज हो जाता है, ओके। तो उस केस को हम बोलते हैं क्लबिंग, ओके। दस द नेल बिकम कॉन्वेक्स बोथ ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली। तो नेल जो है आपका कॉन्वेक्स हो जाता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों सेक्शंस में, ओके। क्लबिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब क्लबिंग को चेक करने के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहला हमारा टेस्ट आता है फ्लक्चुएशन टेस्ट, ठीक है। फ्लक्चुएशन टेस्ट कैसे करते हैं हम? होल्डिंग द बेस ऑफ द नेल फ्रॉम द बोथ साइड्स, जेंटली प्रेस द टिप ऑफ द नेल टू एलिसिट फ्लक्चुएशन विच इंक्रीजेज इन क्लबिंग। हम क्या करेंगे? हम पेशेंट के नेल को किसी भी फिंगर में जिसमें हमने चेक करना है, साइडों से प्रेस करेंगे, ओके, लाइक दिस, इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको फ्लक्चुएट करेंगे दूसरे अपने हैंड के साथ, इस तरह से फ्लक्चुएट करेंगे। जिस पेशेंट में क्लबिंग हो चुकी है, ठीक है, तो उसका नेल जो है, जैसे इसमें तो अपना नेल फिक्स है ना, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। जिस पेशेंट में आपको ये क्लबिंग देखने को मिलेगी तो वो उभरा हुआ होगा और वो मूव करेगा, ओके।
है, क्योंकि वो कनकेव हो जाता है, वो अपने बेस से थोड़ा सा उखड़ जाता है, ऊपर की तरफ को हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, दैट इज फ्लक्चुएशन टेस्ट। ओके, फिर आता है सेकेंड टेस्ट, दैट इज कर्विंग ऑफ द नेल्स। द नेल बिकम्स कॉन्वेक्स, वो आपको बता ही दिया, कॉन्वेक्स हो जाता है बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सली, और ड्यू टू हाइपरट्रॉफी, ठीक है, जो नेल बेड है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसका मतलब जो है टिश्यू है वो बढ़ जाता है, इस वजह से नेल जो है ऊपर को उठ जाता है। ओके, क्लबिंग के अंदर। फिर होता है शैमरॉथ साइन, ठीक है, शैमरॉथ साइन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, द टू फिंगर्स आर हेल्ड टुगेदर विद देयर नेल्स फेसिंग ईच अदर, a space is seen at the nail fold which is lost in clubbing। कैसे करते हैं हम पेशेंट के किसी भी फिंगर को, ठीक है, दोनों हाथों की, ठीक है, इधर को करो, हाँ, हम नेल्स की फिंगर्स को इस तरह से एक दूसरे के सामने रखते हैं, लाइक दिस। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे नेल्स हैं, हम इन दोनों नेल्स को इस तरह से आपस में जोड़ते हैं। ओके, लाइक दिस, दिखाई दे रहा है, इसको जूम करके दिखाओ, ठीक है। आप इसके बीच में देखोगे, मेरी फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा आपको विंडो या स्पेस दिखाई देगा, इसको बोलते हैं शैमरॉथ विंडो। ओके, लाइक दिस। जिसके पेशेंट में क्लबिंग हुई होगी ना, तो उसमें ये विंडो एब्सेंट होती है, वो क्योंकि उभरा हुआ होगा, बल्ज की वजह से दोनों नेल आपस में टकराएंगे और ये विंडो नहीं बन पाएगी। आप सभी फिंगर में चेक कर सकते हो अपने अपने। ओके, लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से भी आपने एक फिंगर से रख के इसकी सबने फोटोग्राफ्स अपने इसमें लगानी है फाइल में। ओके, तो दिस इज द शैमरॉथ साइन, ठीक है, आप करके दिखाओ, आपका चेक करते हैं ये, ठीक है, हाँ, यस। तो इसमें अपना जो है नॉर्मल है रिजल्ट, दिस इज द शैमरॉथ साइन। फिर आ गया बेस एंगल। बेस एंगल मैंने तुम्हें बता दिया पहले। बेस एंगल में क्या होता है, नॉर्मली द एंगल बिटवीन द बेस ऑफ द नेल एंड द एडजेसेंट पोर्शन ऑफ द डोर्सम ऑफ द टर्मिनल फेलिंग्स is an obtuse angle about 160 degrees। ठीक है, हम फिंगर को स्ट्रेट रखेंगे लाइक दिस, ठीक है, स्ट्रेट हम देखेंगे, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो नेल है, और जहाँ से हमारा ये डोर्सम ऑफ द फिंगर, ये टर्मिनल फेलिंग्स का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये एंगल आपको ऑलमोस्ट 160 डिग्री का या 170, ठीक है, दिखाई देगा। अगर ये एंगल नेल उभरा हुआ होगा, यहाँ से उभर गया सपोज, तो ये एंगल जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, 130-40, ठीक है, इतने तक चला जाएगा स्वेलिंग की वजह से। तो इस तरह से हम बेस एंगल चेक करते हैं। However, in clubbing this angle gets obliterated and increases, ठीक है, तो ये एंगल जो है ऑब्लिटेट हो जाता है और बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ क्लबिंग। अब ये जो क्लबिंग आपको बताया, ये क्यों होती है, ओके, इसके कॉजेज हैं अलग अलग। दैट इज फर्स्ट इज साइनोटिक हार्ट डिजीज, अगर कोई हार्ट की डिजीज है और उसमें साइनोसिस है साथ में। सेकंड इज ब्रोंकियोएक्टिसिस, ओके, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है। फिर आ गया ब्रोंकियल कार्सिनोमा, लंग्स का ट्यूमर है या कैंसर है ब्रोंकस का। ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ओके, जो आईबीडी जिसको हम बोलते हैं, ओके, जो बावल्स हैं हमारे, ठीक है, उसमें ब्लीडिंग वगैरह या इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, उस वजह से होती है। नेक्स्ट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जो हार्ट होता है उसकी एक लेयर होती है एंडोकार्डियम, उसकी अगर इन्फ्लामेशन हुई है, इन्फेक्शन हुई है, तब भी ये हमें क्लबिंग के साइंस उसमें देखने को मिलते हैं। अब डिग्री हम कैसे चेक करेंगे, ये हमने 4 टेस्ट जो हैं वो हमने पढ़े हैं। ओके, चारों में से कितने टेस्ट किसी पेशेंट में प्रेजेंट हैं, उसके बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिग्री की क्लबिंग हुई है पेशेंट। ओके, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ हमें एक ही टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशन ऑफ द नेल बेड। अगर फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव है तो इट मीन ये फर्स्ट डिग्री क्लबिंग है। अगर आता है सेकेंड डिग्री क्लबिंग, अगर फ्लक्चुएशन भी पॉजिटिव है, साथ में कर्विंग ऑफ नेल बेड, ठीक है, कर्विंग ऑफ नेल जो कॉन्वेक्स हो गया है नेल, तो वो भी अगर प्रेजेंट है, देन इट इज सेकेंड डिग्री। ओके, फिर आता है थर्ड डिग्री, इसके अंदर फ्लक्चुएशन भी है, कर्विंग भी है, और ऑब्लिटरेशन ऑफ बेस एंगल भी है, कि जो बेस एंगल है वो भी ऑब्लिटरेट हो गया है, मतलब बढ़ गया है, इस वजह से हमारा थर्ड डिग्री आएगा।
फिर आता है लास्ट, अगर चारों साइन प्रेजेंट हो, मतलब 3 तो ऊपर वाले हो गए, ऑल द अबव प्लस सब पेरियोस्टियल थिकनिंग ऑफ द रिस्ट एंड एंकल बोन्स। ठीक है, फिर साथ में अगर रिस्ट जॉइंट भी इन्वॉल्व हो गया है 4 डिग्री में, ओके, उसकी भी थिकनिंग हो गई है, रिस्ट की भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा पेशेंट, अलॉन्ग विद द एंकल बोन्स, वहाँ पे भी स्वेलिंग है, प्रेजेंस ऑफ डेफिनिट ट्रांसवर्स रिज एट द रूट ऑफ नेल्स। तो एक रिजेस बन जाते हैं नेल्स के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हमारी ये रूट है वहाँ पे एक ट्रांसवर्स रिज बन जाता है, जैसे खाई होती है उस तरह से, ठीक है। फिर नेल जो है बढ़ जाता है, ठीक है, वो भी साथ में प्रेजेंट होगा, रिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। देन इट इज लास्ट डिग्री या 4th डिग्री जो सबसे सीवियर होती है, ओके। चलो नेक्स्ट हमारा आता है लिम्फेडिनोपैथी। पिकल का अगला पॉइंट है एल से लिम्फेडिनोपैथी। इसके अंदर हम क्या है, हम लिम्फ नोड चेक करते हैं पेशेंट के अलग अलग एरियाज में। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड एक और होता है वाइट फ्लूइड जिसको लिम्फ बोलते हैं, वो सर्कुलेट करता है उनमें से, जहाँ पे हमारा डिफेंस सिस्टम भी सारा काम करता है इसके अंदर। के लिम्फ नोड्स में भी palpable in normal people, especially in the submandibular, axilla and groin, ओके। मोस्टली हमें कहाँ मिलेंगे, ये जो सबमैंडिबुलर एरिया है, ओके, और हमारे एक्जिला में के दोनों साइड पे, या फिर हमारे ग्रॉइन्स में, ओके। एरियाज ऑन बोथ साइड शुड बी एग्जामिन, हम इनको चेक करते हैं। लिम्फ नोड्स आर इन द नेक आर एग्जामिन्ड बाय स्टैंडिंग बिहाइंड द सब्जेक्ट, कीपिंग द हेड स्लाइटली फ्लेक्स्ड। The different groups of lymph nodes are examined. Okay, distinguish between normal and pathological nodes. हम पेशेंट के बैक साइड पे खड़े होते हैं, ठीक है, जैसे पेशेंट बैठा है, ठीक है, नेक जो है उसको हम हल्का सा नीचे की तरफ को करते हैं, फ्लेक्स रखते हैं, ठीक है, और सब मैंडिबुलर, ठीक है, ये हमारा मैंडिबुलर है, यहाँ पे जो जॉ लाइन होती है, ठीक है, इसके हम नीचे से चेक करते हैं, ओके। आपने जब लिम्फ नोड चेक करने हैं, आपकी ये जो फिंगर्स हैं, ठीक, थंब के साथ आप फेस को स्टेबल करोगे, और आपकी फिंगर्स के साथ फिंगर के जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, आप पेशेंट को फिंगर्स पोक नहीं करोगे, चुभाओगे नहीं, ठीक है, ये जो पैड्स होते हैं फिंगर के, इससे आप फील करते हो लिम्फ नोड्स को, ओके, लाइक दिस। थोड़े बहुत आपको लिम्फ नोड्स फील हो सकते हैं, वो नॉर्मल है, ओके। ये सबमैंडिबुलर हो गए हैं। फिर इसी तरह से अगर आपने सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी होते हैं यहाँ पे गर्दन में, आप यहाँ पे भी फील कर सकते हो, ओके। और फिर आप एक्जिला में भी फील कर सकते हो। एक्जिला में आप एक एक साइड पे कर सकते हो, ठीक है, पेशेंट को बोलोगे बाजू ऊपर करो, ओके, और आप यहाँ से एक्जिला में भी एक्जिलरी लिम्फ नोड को फील कर सकते हो। इसी तरह ग्रॉइन वाले एरिया में, ठीक है, जो हमारे इंग्वाइनल एरियाज हैं, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो लिम्फ नोड्स को, ठीक है, ये दोनों साइड पे चेक करने होते हैं। अब नॉर्मल पर्सन में आपको लिम्फ नोड फील नहीं होंगे, या फील होंगे तो वो पेनफुल नहीं होंगे और बहुत छोटे होंगे, ठीक है। बट अगर कोई कंडीशन है, जैसे फीवर है, या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, या लिम्फ नोड की स्वेलिंग है, ओके, लिम्फेडिनोपैथी जिसको हम बोलते हैं, उस केस में ये साइज काफ़ी बढ़ जाता है, इवन बहुत ज़्यादा 10 to 20 सेंटीमीटर तक भी साइज इनका बढ़ जाता है, क्योंकि लिम्फ नोड जो होते हैं जैसे ग्रेप्स होते हैं उस तरह से होते हैं, गुच्छे में पड़े होते हैं ये, ठीक है। ये कोई भी आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर कुछ भी आ रहा है, उसको ये एनगल्फ कर लेते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होके फिर इनकी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, ओके। फीवर में बड़े कॉमन है, आपने देखा होगा, मे भी किसी को हुए हों, ठीक है। चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल नोड्स। इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, पैथोलॉजिकल लिम्फेडिनोपैथी में भी लोकल और जनरलाइज, ठीक है। या तो लोकल होएगी कि सिर्फ एक ही एरिया में है, एक यहाँ पे है लिम्फ नोड बस, और बाकी बॉडी पे कहीं नहीं है, दिस इज लोकल। जनरलाइज्ड इज व्हाट, कि सभी जगह पे लिम्फ नोड बढ़ गए हैं, गर्दन में भी हैं, सर्वाइकल में भी हैं, एक्जिला में भी हैं, ग्रॉइंस में भी हैं, एब्डोमेन में भी हैं, ठीक है, काफ़ी जगह पे हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, तो सब जगह पे स्वेलिंग होगी, दैट इज जनरलाइज्ड lymphadenopathy, okay, and is a diagnostic and prognostic significance in staging of lymphoproliferative diseases। अब इनका अगर है तो हमें इनका क्या बेनिफिट है, इससे हम स्टेजिंग करते हैं किसी भी डिजीज की,
कि वो कौन सी स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। मोस्टली थर्ड स्टेज में जाके लिम्फ नोड जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ओके, फोर्थ स्टेज में तो चलो मिलते ही हैं। ओके, एंड अदर मेलिग्नेंसीज, ठीक है, मेलिग्नेंसी जो कैंसर वगैरह हैं उनमें ये बड़े कॉमन होते हैं, क्योंकि ये लिम्फ नोड जो है कैंसर सेल्स को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। ओके, तो लिम्फ नोड्स आर पैल्पेटेड टू चेक देयर साइज। अब जब हम इसको चेक कर रहे हैं, देखो हमने क्या क्या चेक करना है लिम्फ नोड में। एक तो उसका साइज, कि साइज कितना है, कितने सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, वो आपको जब फील करोगे पता चल जाएगा। दूसरा हम देखेंगे शेप किस तरह की है, क्या वो रेगुलर है, इरेगुलर है, राउंड है, या कोई भी शेप है जो आपको फील हो रही है। ओके, फिर हम देखेंगे कंसिस्टेंसी कैसी है, क्या वो सॉफ्ट है, हार्ड है, ओके, या सेमी सॉलिड है, किस तरह के हैं, या फ्लूइड भरा हुआ है, सिस्टिक है। ओके, या हम चेक करेंगे उनकी मोबिलिटी कैसी है, क्या वो फिक्स है कि हम उसको टच कर रहे हैं वो मूव नहीं हो रहे, या मूव हो रहे हैं, मूवेबल हैं या फिक्स है, मोबिलिटी चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे टेंडरनेस, कि क्या उसको प्रेस करने से, टेंडरनेस कैसे चेक करते हैं, अगर हम किसी भी एरिया में सपोज लिम्फ नोड है यहाँ पे, हम उसको प्रेस करेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे पेन होता है प्रेस करने पे। ठीक है, ये चेक करेंगे कि पेनफुल है या नॉन पेनफुल है। तो ये हो गया उसको चेक करने का तरीका। फ्यू अदर कॉजेज, कुछ और कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये बन जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जिससे SLE है एंड सार्कोइडोसिस, ओके, इन बीमारियों में बढ़ जाते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर हैं जैसे एडिसन डिजीज है, वो आगे आपको पढ़ाएंगे। ओके, एंड ड्रग इंड्यूस्ड, कई बार किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी ये लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, फेनिटोइन या कार्बामाजिपिन होती है उसकी वजह से। नेक्स्ट आ गया साइज। नॉर्मल नोड्स इन एडल्ट्स आर सेल्डम ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर। अब साइज कैसे आपको पता चलेगा, नॉर्मल पर्सन में जो साइज होता है, अगर आपको लिम्फ नोड फील हो रहे हैं और वो पेनफुल नहीं है, और वो कोई भी पेशेंट को उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जस्ट पेशेंट कई बार आपके पास आते हैं भी डॉक्टर साहब इधर स्वेलिंग है थोड़ी सी या कहीं पे भी, ठीक है, बट वो पेनफुल नहीं है, कुछ नहीं है। अगर वो 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर से कम है उसका साइज, ठीक है, तो वो नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, जस्ट ऑब्जर्व अगर उसका साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। कि अगर बढ़ रहा है देन इट इज मतलब डेंजरस, या उसको हम मेडिसिन ट्रीट करेंगे। अगर वो फिक्स रहता है, उतना रहता है, तो कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी, आपको बता दिया। नॉर्मल लिम्फ नोड्स होते हैं, फिर जो अगर आप नॉर्मल पर्सन में चेक करोगे लिम्फ नोड, वो सॉफ्ट होते हैं, आप उसको प्रेस करोगे वो प्रेस हो जाएगा। ठीक है, अगर लिम्फ नोड का कैंसर है जिसको हम बोलते हैं हॉजकिन लिम्फोमा या हॉजकिन डिजीज, ओके, तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा रबरी हो जाते हैं, जैसे रबड़ होती है ना, उस तरह से फील होते हैं, हार्ड भी हो जाते हैं। ओके, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर लिम्फ नोड जो हमें मिलते हैं वो मैटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए गुच्छा बना होता है वो, ठीक है, रेगुलर शेप होएगी उनकी, वो टीबी में हमें देखने को मिलेंगे। ओके, अगर कोई कैंसर है, कैंसर में लिम्फ नोड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। ओके, ये आप इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। पहले देखो टेस्ट तो करवाओगे ना, दैट इज वो बात की बात है। पहले जब क्लिनिक पे आपके पास पेशेंट आ रहा है तब उसको चेक करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि इसको किस तरह की बीमारी हो। ऐसे ना होना कि लिम्फोमा भरा तुम कह दो उसको तो देखो कैंसर हो गया और पेशेंट को वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, आप उसको पहले चेक करो, अगर सॉफ्ट है फील करने में देन नथिंग टू वरी। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व। ठीक है, और साइज उसका अगर 0.5 सेंटीमीटर से कम है तब तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसका साइज भी ज़्यादा है और पेनफुल भी है, ठीक है, थोड़ा रबरी है, रबर रबर जैसे हैं, तो फिर आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि लिम्फ नोड का कैंसर होने के चांसेस हैं। अगर हार्ड है तो आपको पूरा डाउट होना चाहिए कि इसको चेक करवाना है, उसका बिopसी लेनी है, उसका FNAC लेना है, कि उसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो इस तरह से हम पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं कि फर्दर हमने क्या ट्रीटमेंट करना है या क्या करना है। ठीक है, फिर आता है टेंडरनेस, बता ही दिया। अब टेंडरनेस किस केस में होएगी, अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट किसी को फीवर हो गया, किसी को इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर मोनोन्यूक्लियोसिस आ जाता है या डेंटल सेप्सिस है, कि कई बार दांत खराब हो जाते हैं तो उसकी इन्फेक्शन भी लिम्फ नोड में चली जाती है, वो कॉमन है। वो अपनी मेडिसिन से आप एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हो, होम्योपैथिक मेडिसिन भी दे सकते हो, उससे वो ठीक हो जाते हैं। ओके, या फिर अगर टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस में भी टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, कई बार उससे इन्फेक्शन जो आगे आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड में या सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में चली जाती है, तो वो टेंडर होंगे, वो पेनफुल होते हैं। अगर लिम्फ नोड आपको कहीं फील हो रहा है और वो पेनफुल है, देन नथिंग नथिंग इज सीरियस, इट इज जस्ट एन इन्फेक्शन, उसका आप ट्रीटमेंट करो, वो
ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा, मेडिसिन से ठीक हो जाता है इजीली। ओके, चलो नेक्स्ट आता है फिक्सेशन। अब कई बार हम चेक करते हैं कि जो लिम्फ नोड फिक्स हैं, फिक्स टू डीप स्ट्रक्चर्स और स्किन, उससे हमें पता चल जाता है कि लिम्फ नोड भी है और वो पेनफुल भी नहीं है, मूव कर रहा है, मोबाइल है, तो वो नॉर्मल है। अगर वो फिक्स है, हार्ड है और पेनफुल है या नहीं है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो फिक्स है कि आप उसको मूव कर रहे हो, वो मूव नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे अटक गया है, ठीक है। या डीपर स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारी नेक के अंदर या ग्रॉइन के अंदर या ठीक है एक्जिला में, वो चिपके हुए हैं, तो वो कैंसर के ही लिम्फ नोड हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है पिकल का, जो है ई, वो लास्ट जो है दैट इज इडीमा। इडीमा क्या होता है बच्चों? इडीमा बड़ा कॉमन आप सबने सुना होगा कि हमारी बॉडी पे अलग अलग डिफरेंट एरियाज में, पैरों में, हाथों में, बॉडी पे कहीं भी हो सकता है, मोस्टली पैरों में बहुत कॉमन होता है। ओके, दैट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द स्वेलिंग ऑफ स्किन subcutaneous tissue due to accumulation of free fluid in excess in the interstitial tissue spaces। ठीक है, जो हमारे टिश्यू स्पेसेस हैं, कि आपने पढ़ा है ना, सेल फिर टिश्यू, और टिश्यूज के बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं जहाँ पे हमारा फ्लूइड होता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है कई बार, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, वो बताएंगे, तो उसको हम बोलते हैं एडीमा। ओके, दोबारा सुन लो डेफिनेशन। इट इज द स्वेलिंग ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू accumulation of free fluid in excess in the interstitial tissue spaces. It is diagnosed by usually pressing the skin against the bone। ठीक है, कैसे डायग्नोज होता है? मोस्टली कि हम स्किन को प्रेस करते हैं, नीचे हमारी बोन है, तो वो वहां पे स्वेलिंग हमें फील होती है। ओके, ओके, बोन इन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है पिटिंग, जिसमें हम प्रेस करते हैं, वहां पे थोड़ा सा खड्डा बन जाता है या पिट बन जाती है, दैट इज पिटिंग। वो फिर वो धीरे 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 अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है। ठीक है, एक होता है नॉन पिटिंग, आपने प्रेस किया, वो साथ ही अपनी जगह पे आ गया, ठीक है, वो होता है नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा देख लो, ये किस किस कंडीशन में होता है? ये होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, अगर हार्ट का फेलियर हो रहा है, ठीक है, या कोई कार्डियक डिजीज है, उस केस में होता है। दूसरा है सिरोसिस ऑफ द लिवर। ठीक है, लिवर में अगर कोई इन्फेक्शन है, सिरोसिस है। फिर होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, अगर किडनीज की प्रॉब्लम है, ओके, उसके अंदर भी ये होता है। किडनीज में जो है मोस्टली वो फेशियल, आपने देखा किडनी वाले पेशेंट में फेस पे भी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेशियल एडिमा। ओके, फिर आप उसको प्रेस करोगे तो वहां पे भी आपको पिटिंग टाइप एडिमा ही मिलेगा। देखो, फिर आप उससे पता लगा सकते हो कि इसको कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं। ठीक, चलो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं, फिर आपको एक आइडिया हो जाता है कि पिटिंग वाला एडिमा है तो ये कारण है उसके एडिमा होने के। अगर है नॉन पिटिंग, वो होता है फ्लेरियसिस में। फ्लेरियसिस में, जिसमें एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं, जिसमें लेग पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, लोअर लिम्स पे, उस केस में हमारा होता है नॉन पिटिंग एडिमा। उसको आप प्रेस कर लो बट उसके अंदर फिट्स नहीं पड़ती हैं। ठीक है, चलो ये आपका हो गया पिकल कंप्लीट। नेक्स्ट आपका आता है